Hello everyone, welcome back to the Repeat Defense Academy. Now let's start. Question number 1. A projectile with kinetic energy K, if it has the maximum possible horizontal range, then its kinetic energy at the highest point will be right. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई प्रोजेक्टाइल मोशन किया जाता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है K. अब बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज तक जाता है. तो आगे बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट तक जब वो पहुंचेगा उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. ठीक है ना. तो देखो अगर वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है तो एंगल क्या होगा 45 फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. अब बात कर रहा है वो जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एक्स एक्सिस, राइट, ये इधर जाएगा तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा वी एक्स इक्वल्स टू वी कॉस थीटा. क्लियर है ना. अब देखो कॉस थीटा 45 तो वी कॉस 45 तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई v/√2. यानी मुझे वेलोसिटी पता लग गई कि कितनी आएगी 1/√2, राइट, एग्जैक्ट. दूसरा, अब हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकलवा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूं के. तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. देखो काइनेटिक एनर्जी के हाईएस्ट पॉइंट पर हाफ mb x स्क्वायर, राइट, ये काइनेटिक एनर्जी होगी. ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है उस पॉइंट पर, यानी किस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर. वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mb स्क्वायर, राइट. ये काइनेटिक एनर्जी उसने दे रखी है ऊपर, के काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है और टोटल काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर हमें निकालनी है, वो ये है. अब उसके लिए vx की वैल्यू कितनी आ गई v/√2 तो मैं क्या पुट करूंगा 1/2 m. vx की जगह क्या पुट कर दूंगा v/√2 का होल स्क्वायर, राइट. तो ये कितना आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर अपॉन 2. तो हाफ m v स्क्वायर क्या हो जाएगा k. तो ये कितना हो जाएगा k/2 यानी 0.5 k, राइट. तो 0.5 k मींस ये. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2. इफ एन अमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट इट विद द अमीटर एज, राइट. देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर मैं अमीटर को वोल्ट मीटर की जगह यूज कर लूं, ठीक है, तो फिर अमीटर के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, राइट. दोबारा पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं. देखो अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है. अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है और सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होती है, राइट. तो अमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है. दूसरा, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करती है लेकिन किस में कनेक्ट होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है. वोल्ट मीटर ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, राइट. दोनों चीज क्लियर है. अब बोल रहा है अगर मैं वोल्ट मीटर की जगह एमीटर को यूज करूं, यानी वोल्ट मीटर की जगह एमीटर को यूज करूं तो मुझे क्या करना होगा. तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर मैं वोल्ट मीटर की जगह एमीटर को लगाऊं तो एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना. तो जिस सर्किट के अंदर मैं वोल्टेज की जगह एमीटर को लगाऊंगा तो वहां करंट मैक्सिमम हो जाएगा उस सर्किट के अंदर, और सर्किट के अंदर जैसे करंट मैक्सिमम होगा तो सर्किट को डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा हैं. अगर वो सर्किट डिस्ट्रॉय ना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके लिए रेजिस्टेंस यूज करना होगा. और रेजिस्टेंस किस में यूज करना पड़ेगा, सीरीज में, क्योंकि एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में. मुझे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा. अब जब मैं एमीटर को वोल्टमीटर की जगह लगाऊंगा तो सिंपल सी बात है उसके अंदर क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो गया. और मैक्सिमम करंट के लिए मुझे रेजिस्टेंस मैक्सिमम यूज करना होगा या मिनिमम, एग्जैक्ट मैक्सिमम यूज करना होगा. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे अमीटर की जगह, जब वोल्टमीटर की जगह अमीटर को यूज करूंगा तो वहां सर्किट का डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं क्योंकि उसके अंदर करंट बढ़ जाएगा. और उसको मिनिमाइज करने के लिए मुझे हाईएस्ट अमाउंट में क्या लगाना होगा, मुझे रेजिस्टेंस यूज करना होगा किसमें, सीरीज में. तो इसका आंसर क्या होगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज, राइट. क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, बिकम 0. बहुत ही सटीक क्वेश्चन है ना. देखो इस टाइप में क्वेश्चन AA के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की.
AA करता क्या, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक या दो क्वेश्चन इस टाइप का 100% मिलता है हर पेपर के अंदर। अब वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा जितना भी है वो मैकेनिज्म से रिलेटेड कर देता है। हम सर्कुलर मोशन की बात कर ली जाए तो इस टाइप के वो कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेट कर देता है। ठीक सेम क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी जेन्युइन क्वेश्चन है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो मैं यहाँ फंडा बताऊंगा वही उसमें काम करेगा, ठीक है ना। उस स्थान थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन चीज वही होगी। कॉन्सेप्ट अगर आपको ये आता है तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, बढ़ेगी, घटेगी या जीरो हो जाएगी। देखो ये चार्ज पार्टिकल है, राइट। अगर चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, दैट मींस ये मूव करेगा। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। देखो ये मूव करेगा दिस पॉइंट। अगर ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी और इसका फोर्स का काम करेगा, सेंटर की तरह काम करेगा, सेंटर की तरफ काम करेगा। तो जो सेंटीपिटल फोर्स होगा, यानी जो फोर्स होगा और वेलोसिटी होगा, दोनों आपस में कैसे काम करेंगे, परपेंडिकुलर काम करेंगे, राइट। कैसे काम करेंगे, परपेंडिकुलर। तो फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलरली एक्ट करेंगे। दूसरी चीज, अब ये वेलोसिटी अगर मूव करेगा तो होगा क्या, ये वेलोसिटी जब इस पार्टिकल की ये मूव करेगी तो इस पॉइंट पर बात करूं मैं, इस पॉइंट पर बात करूं या इस पॉइंट पर बात करूं या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, यहां आएगी तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, अगर यहां आएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहां आएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और यहां आएगा तो इसकी डायरेक्शन अलग होगी। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, एग्जैक्ट। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, कहां, हर डायरेक्शन पे। तो ये क्लियर है कि सर्कुलर मोशन के अंदर यानी इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है और मैग्नीट्यूड उसका क्या रहता है, सेम रहता है। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। क्यों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है और सिंपल स्पीड भी उसके अंदर क्या होती है, कांस्टेंट होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा या टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम होगी, या मोमेंटम या टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट, बोथ विल बी चेंज या टोटल एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम रिमेन्स द सेम, एग्जैक्ट। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रखा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी उसकी क्या होगी, रिमेन्स द सेम। उसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है, सिंपल है। उसकी चेंज यानी चेंज नहीं होगी, यानी वो सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो सब सेम होगी। तो यहां जो भी ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम का, उसको तो हिट कर लो पहले। अब बात बार आ रही है मोमेंटम की, क्या मोमेंटम चेंज होगा या मोमेंटम सेम रहेगा। तो दूसरी चीज, मोमेंटम यानी संवेग, P = mv। अब काइनेटिक एनर्जी तो सेम होती है लेकिन वेलोसिटी का क्या होता है, तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन हर डायरेक्शन पर, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी यानी ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम की भी तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा, क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, नहीं, एग्जैक्ट। अगर ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी, एग्जैक्ट। तो इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम एंड मोमेंटम विल चेंज। तो इसका आंसर होगा इट्स मोमेंटम चेंजेस बट टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को बोलते हैं हम कार्यफलन, ठीक है। इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी यानी दहली आवृत्ति का मान क्या होगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अगर मुझे वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है तो मैं आसानी से कर सकता हूं। तो देखो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू H × V0, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये W0 क्या है, वर्क फंक्शन, राइट, दिस इज अ वर्क फंक्शन। ये क्या है, V0, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। ये हमें दे रखा है, ये हमें निकालना है और ये हमको पता होता है कांस्टेंट वैल्यू। तो सिंपल देखो, हमें ये निकालना है तो वर्क फंक्शन अपॉन H।
अब देखो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये चीज याद करने लायक है, इसको याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। यानी रिलेशन होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2.51 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6.08 इंटू 10⁻14 साइकिल पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द बाइंडिंग एनर्जी, यानी बंधन ऊर्जा बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन परमाणु, इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है हाइड्रोजन एटम की, वो कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लिथियम की पहली एक्साइटेड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी हमें बतानी है। यानी लिथियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो एनर्जी कितनी होगी। तो याद रखना इसका एक फॉर्मूला होता है एनर्जी निकालने का, दैट इज ई। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना, En इक्वल्स टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, राइट। अब देखो n क्या है, कैसी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, राइट। क्लियर है, ये हम पढ़ के आते थ्योरी के अंदर से। और z की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी हो जाएगी 3, राइट। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9। तो देखो 9 यानी इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा, कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाएगी, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्टिकल, कोई कण है, ठीक है ना, व्हेन थ्रोन मूव्स सच दैट इट पासेस फ्रॉम द सेम हाइट एट 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, द हाइट इज। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रैक्टिस नंबर 3 की वीडियो में कराया है, उसको ध्यान से देखना, और यहां भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर कोई मुझे 2 टाइम दे रखे हो, राइट, एक टाइम ये है एक टाइम, यानी एक मुझे टाइम t1 दे रखा है, एक टाइम मुझे t2 दे रखा है। ये दोनों टाइम मैं किसी पार्टिकल को कुछ यूं फेंकता हूं कि t1 टाइम और t2 टाइम पर सेम हाइट अटेन करें, राइट। यानी एक टाइम 2 सेकेंड है और एक टाइम 10 सेकेंड है। मैं कुछ इस तरीके से पार्टिकल को फेंकूं कि इन दोनों अलग अलग टाइम पर ये दोनों अपनी सेम हाइट को अटेन कर पाए। अब उस टाइम उस हाइट को कितनी हाइट होगी जो अटेन की है, इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट तुम्हें ट्रिक सिखाई थी। वो ये था कि अगर हाइट निकालने के लिए इस कंडीशन के लिए दो अलग अलग टाइम दे रखे हो और कुछ उनको इस तरीके से फेंका जाए कि दोनों सेम हाइट अटेन करें, तो हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो ये था H इक्वल्स टू हाफ G T1 इंटू T2, राइट। ये फॉर्मूला था और इंपॉर्टेंट है, ट्रिक टाइप बेस्ड है, राइट। देखो हाफ, अब जी की फॉर्म में दे रखा है तो जी की वैल्यू लगाने की नीड है नहीं। पहला टाइम 2 और दूसरा 10 इंटू 2 20 वॉट 10G। तो आंसर कितना आ गया 10G। क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। यानी कोई कण है वृत्तीय गति कर रहा है तो कण का त्वरण होगा। ऑप्शन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी AA लाइक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहां बेस्ड होता है। अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की परिधि के अनुदिश, ठीक है। अलोंग द टेंजेंट, स्पर्श रेखा के अनुदिश, राइट। अलोंग द रेडियस, त्रिज्या के अनुदिश, या 0। अब एक चीज देखो, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट मींस ये मूव कर रहा है, सॉरी ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये, ठीक है। अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो जो एक्सेलरेशन होता है
वो किधर की तरह काम करता है, सेंटीपिटल एसिलेशन की तरफ काम करता है। यानी एसिलेशन को किसकी नीड होती है, यानी पार्टिकल किधर की तरफ काम करता है, सेंटीपिटल एसिलेशन की तरह काम करता है। अगर ये सेंटीपिटल एसिलेशन की तरह काम करेगा तो दैट मींस डायरेक्टली किसकी तरफ होगा, डायरेक्टली अलोंग द रेडियस काम करेगा। ठीक है, तो क्योंकि सेंटीपिटल एसिलेशन ये, यानी ये सेंटीपिटल एसिलेशन की तरह काम करेगा एग्जैक्ट, तो यानी अलोंग द रेडियस काम करेगा। क्लियर है? तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एसिलेशन को किसकी नीड होती है, सेंटीपिटल एसिलेशन की, और सेंटीपिटल एसिलेशन किधर की तरफ होता है, अलोंग द रेडियस। तो इसका आंसर क्या है, अलोंग द रेडियस। टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस d अ पार्ट ऑफ अ कॉपर प्लेट जो कि कंडक्टिंग है, ठीक है, ऑफ थिकनेस d/2 इज प्लेस्ड बिटवीन देम, देन इफेक्टिव फोर्स विल बी एग्जैक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो चार्जेस हैं, राइट, एक चार्ज q1 है और एक चार्ज q2 है। कितनी डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दिस इज d डिस्टेंस, राइट। अब बोल रहा है इनके बीच में कॉपर की प्लेट डाल दी जाए। देखो ये डाल दी मैंने कॉपर की प्लेट, जिसकी थिकनेस कितनी है, d/2, राइट, इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, d/2। अब बोल रहा है इफेक्टिव फोर्स कितना होगा। तो मैंने अपने लेक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लेक्चर डाला है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को जिक्र किया है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ये है यानी फोर्स क्या दे रखा है मुझे, एक मीडियम दे रखा है, और मीडियम के लिए यानी कौन सा मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम, और कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी एग्जैक्ट। तो देखो एक चीज मैं पहले इसको कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, उसका इसकी ट्रिक बनाएंगे हम लोग। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r², राइट। अब K यानी ये कंडक्टर K की वैल्यू क्या होगी, तो K के साथ इसको रिलेट करते हैं। देखो E बराबर क्या था, K एप्सिलॉन नॉट, तो मी की जगह क्या पुट कर देता हूं, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², राइट। तो देखो फोर्स का K के साथ क्या रिलेशन आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। क्लियर, एग्जैक्ट। दूसरी चीज, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया है। अगर ये कैसा है, कंडक्टर, ये कंडक्टर है, और K के लिए कंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का किसी संख्या में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 0। तो फोर्स यहां पे क्या काम करेगा, 0। तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, फोर्स विल बी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज r, देन द हाइट h एट विच द वैल्यू ऑफ g बिकम 1/4 इज। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा अच्छे से देखते हैं, ठीक है। एक चीज देखो, पृथ्वी की त्रिज्या r है, राइट, तो वह ऊंचाई h जिस पर g का मान 1/4 हो जाता है होगी। इंपॉर्टेंट बात, यानी कोई पृथ्वी की त्रिज्या अगर r दे रखी है, यानी कोई अर्थ, ये अर्थ है और उसकी रेडियस r दे रखी है, राइट। अब उसकी वह ऊंचाई जिस पर g का मान 1/4 हो जाता है, यानी g का मान कितना हो जाता है, 1/4, ठीक है। तो वो क्या वैल्यू होगी जिस पर g का मान 1/4 हो जाता है, ये चीज बोल रहा है। वो वैल्यू क्या होगी जिस पर g की वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो इसके लिए देखो, g की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है g डैश बराबर g ब्रैकेट r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये मेरे पास रिलेशन होता है हाइट का रेडियस का g के साथ, ठीक है। अगर मैं इस h की जगह, h की बात कर रहा है, अगर मैं इस h की जगह r पुट कर दूं तो देखो r 2r हो जाएगा। अगर ये 2r हो गया तो g r अपॉन 2r का होल स्क्वायर, तो r से r कैंसिल हो गया, तो 1 यानी 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, g/4 हो गया, नहीं हो गया, 1/4 ऑफ दिस g। कब आया ये, जब हाइट की वैल्यू मैंने क्या रखी, उस रेडियस के इक्वल रखी। तो यही क्वेश्चन के अंदर बोला था, वह हाइट बताओ जिस पर g की वैल्यू 1/4 ऑफ g हो जाए। तो वो वैल्यू कौन सी होगी, जब मैं h की वैल्यू को किसके बराबर रखूंगा, r के। दैट मीन्स ये। स्टूडेंट्स जितने भी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, थ्योरेटिकल थे, ठीक है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूं कि मेरी एक सीरीज प्रैक्टिस सेट की चलेगी जिसमें मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, और एक सीरीज मेरी थ्योरी की चलेगी, उसके भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू लेता आऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो में आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, उसमें कोई भी देरी ना हो। थैंक यू सो मच।